वेलकम टू फ्लोटिंग विद द फिश। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट को आपके सामने लेके आऊँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। ये इंटरव्यू कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड हुआ था, हम उसको रीब्रांड करके आपके सामने फिर से लेके आ रहे हैं क्योंकि बात ही ऐसी है, क्योंकि गेस्ट ही ऐसे हैं। क्योंकि पहले वाला शायद आपने नहीं सुना होगा और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये सुना के रहूँ। क्यों ऐसा? कौन है ऐसे हमारे गेस्ट? रंजना गौहर जी, पद्मश्री से सम्मानित legendary Odissi dancer of our country, none other than Ranjana Gauhar ji. Yes, I am sitting right in front of her. और ये मेरे लिए तो बहुत ही खुशकिस्मती है ही कि ऐसी एक लेजेंडरी आर्टिस्ट के सामने बैठकर उनके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये खुश नसीबी मैं सिर्फ अपने तक नहीं रखूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को बहुत इन्जॉय करते हैं, डांस फॉर्म को इन्जॉय करते हैं और शायद उसमें अपने आप को देखते भी हैं, उसमें शायद वो सुकून भी पाते हैं जो रंजना जी पाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे मिथ्स होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिससे कि शायद ऐसा लगता होगा आपको कि क्या इस पे लाइफ डेडिकेट करूं कि नहीं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए पहले ही बता दूं कि इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। ऑब्वियसली रंजना जी ने 60 साल लगाए इस डांस फॉर्म में, ऐसे ही थोड़ी ना। लेकिन वो ऐसा क्या है जो उन्होंने पाया और वो आपके साथ शेयर कर रही हैं, इसके लिए आगे की बात सुनते रहिए। सर आपके साथ स्वागत करती हूँ रंजना जी का। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। सबसे पहले मैं कुछ साल पहले जाना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि जब आपने अपने आप को एज एन ओडिसी डांसर देखा था, अपना प्लान शुरू किया था, लाइफ के लिए क्या प्लान था आपको, वो भी 60 साल पहले जब ये देश ही बिल्कुल अलग था? I wanted to be the best Odissi dancer of India. I was too young to dare to dream. But when you're young, you can dare. आज कोई कहे तू भी इसके बारे में सोच, तो मैं नहीं सोचूंगी. But when you are so innocent and you don't know what challenges there will be, अपने मन में तो ठान लिया, पर वो innocence में ही आप कर सकते हैं ये बात, और करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए. तभी निकल पाता। हाँ, आपने ज्यादा सोचा तो गए, और ज्यादा सुना तो भी गए। आपके पांव जमीन में बहुत गहरे टिके रहने चाहिए. तो एज अ कंट्री क्या इंडिया एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर को अप्रिशिएट करती है आपकी नज़र में? एज एन आर्टिस्ट आपने क्या ऑब्जर्व किया है? और दूसरी बात ये कि आर्ट एंड कल्चर कॉमन मैन के लिए क्या रोल परफॉर्म करती है? जो जो हम देखते हैं किसी भी तरह के परफॉर्मेंसेस को, किसी तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, उसका असर क्या होता है कॉमन मैन के ऊपर? Much less than we need to. Much less. It's almost not there now. I wish there was, because culture is so important for the health of the society, for the health of the country. If you take away culture and imagine an uncultured, uncouth society, how will you feel living in it? So these arts, they create an environment where culture will automatically get into your life. Ideals, certain role models, certain value system is in place because of art and culture. If you take this away, then what is there? और उसी की कदर ना की जाए, और जो इसको परस्यू कर रहे हैं, जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी कदर ना की जाए. मैम पहले के ज़माने से भी आर्ट हमेशा फिलॉन्थ्रॉफी पे सर्वाइव करती थी, अप्रिशिएट भी वही लोग करते थे ज़्यादा। अब ये काफ़ी चेंज हो रहा है। चेंज ऑलमोस्ट उस तरफ हो रहा है कि जब उतना ज़्यादा फिलॉन्थ्रोपिक एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं आर्ट एंड कल्चर को। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इसलिए भी है कि आर्ट आजकल काफ़ी अवेलेबल है, काफ़ी कुछ फ्री अवेलेबल है, काफ़ी कुछ पेड भी अवेलेबल है, बट अवेलेबल है, जो कि पहले बहुत कम होता था।
तो जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो कई बार हम बारीकियाँ इग्नोर कर देते हैं, चल जाता है हमको कि अगर हमको वो उम्दा परफॉर्मेंस नहीं भी मिले तो परफॉर्मेंसेस तो मिल रही हैं, आर्ट एंड कल्चर तो मिल रहा है। तो मेरे अपने काम के ज़रिए से मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब हम आर्टिस्ट के वेलफेयर की बात करते हैं या एक सपोर्ट बनाने की बात करते हैं, तो सारे तो बिल्कुल नहीं, पर काफ़ी लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव होता है कि यार आर्टिस्ट के लिए क्या इतना क्या करना है, वो जो आर्टिस्ट है वो वही कर रहा है जो उसका पैशन है, तो वो अपने पैशन के लिए कर रहा है, सो व्हाई शुड वी वरी अबाउट दैट। आई हैव माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स, बट आई लाइक टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या आर्टिस्ट के लिए स्ट्रक्चर्स हैं हमारे सोसाइटी में, और अगर नहीं है उतने, और लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट करना, आर्ट स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, तो आप उनको क्या बोलोगे? They don't realize that in the longer or wider frame and canvas of this whole practice, artist, creating an artist is a service to the society. How do you say it is not service to the society? If the artist is dead, where is the art? Who will do? जब कलाकार मरता है तो क्यों समझदार लोग रोते हैं उसके लिए? क्योंकि उसके साथ उसकी कला भी चली गई। और अगर आप सोचिए कि एक सोसाइटी है जिसमें कोई कलाकार नहीं है, तो उसकी उन कलाओं का क्या होगा? देयर इज नो आर्ट विदाउट आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट अपनी मर्जी से बनाए ये सच है, क्योंकि उसको गिफ्ट ऑफ गॉड है। एवरीबडी इज नॉट गिफ्टेड। अगर आपके पास टैलेंट है और आप उसको चमका के संभाल के सीख के अच्छे तरीके से सलीके से आगे ले जाते हैं, तो यू आर ऑल्सो डूइंग सर्विस टू द सोसाइटी। यू आर सर्विंग योर सेल्फ बिकॉज इट गिव्स यू हैप्पीनेस। इट डजंट गिव यू मनी, बट इट गिव्स यू सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड, gratefulness, and a gift that is rare. Who says that dancers are born every day or a painter is born every day? Who says so? वो भी तो उसकी मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से। So nature is keeping this, giving it to you. You don't take it forward. Too bad. Those who take it forward, excellent. But that society doesn't have a responsibility towards them is absolutely wrong. हम आर्ट को जब हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो एक एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादातर बार करते हैं, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग में जो एक नॉन आर्टिस्ट जब किसी भी तरह के आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होता है, तो वो लेके क्या जाता है उस एक्सपीरियंस से, और क्यों किसी को इंडल्ज करना चाहिए किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म में? उसको अपने ज़मीर से जोड़ता है। तुम कौन हो ये पहचान दिलवाता है। अगर आप एक अच्छी चीज कला की देख के आते हैं, आपका मन भरा होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो वो है, उसको निकलने नहीं देते हैं, उसको आप मैनिफेस्ट नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको फाइलों में काम करना है, आपको किताबों से कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं, कुछ करना है। तो आपको अपना साक्षात्कार करवाता है कलाकार। ये करता है कलाकार और ये करती है कला। आप बहुत सारे छोटे शहरों में भी, छोटे कस्बों में भी परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे भी काम करते हो। क्या ये कॉन्शियस डिसीजन है या ये एक बिजनेस डिसीजन है? देखिए, दिल्ली में बहुत कुछ होता है एंड इट इज़ फ्लडेड विद शोज, प्रेजेंटेशंस, परफॉर्मेंसेस। छोटी जगहों पर ये मौके नहीं है, दे डोंट गेट टू सी। सो एज मच एज पॉसिबल हम उनके पास जाएं। दिस city is saturated, so you have to expand. You have to think of the smaller towns, and people appreciate a lot. It's a wrong thing to say that only the metro cities appreciate art. No, good art is appreciated anywhere. That's true. That I completely agree. स्मॉलर, अगर ये कोई कहता भी है कि सिटीज़ में आर्ट एंड कल्चर का अप्रिसिएशन है, तो दैट्स रॉन्ग, बिकॉज
अप्रिसिएशन तो छोड़ दीजिए, जो आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करके तो हमारे टाउन्स ने ही रखा हुआ है। सिटी में तो लाइक यू वर सेइंग कि बहुत सैचुरेटेड है, बहुत क्राउडेड है, 100%। बट आपके पार्ट पे, आप पहले जब छोटे थे आप कथक सीख रहे थे, राइट? सो कथक से ओडिसी का ट्रांजिशन कैसे हुआ? आप चेंज ऑफ हार्ट हुआ आपका, फैमिली ने रिकमेंड किया, या हाउ? बिकॉज दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। Having been in this field, having been in this field for the last 40 years, I find my journey extremely interesting, challenging, and constantly giving me new way of looking at life. I have had a very long movement in dance, a very lengthy period I have devoted of my life to this art. But it is very interesting how I discovered it. Odissi was not part of my life as such, because I'm not in Oriya, and I don't have a family with an artistic background. And yet, when I saw this art form, which I later discovered was called Odissi, I just felt I was born to do that. That it was something that my soul connected with, not just the heart. Every tissue in my body, every cell in my body was dancing with it. At that age, I think I was 16 or 17. And I just couldn't believe that something like this is actually possible in human body. And something like this is, this kind of music exists. Because that music was divine. There was something so deep, divine and pure and so melodious. That because prior to that, I was doing Kathak, which was also a very beautiful art form, very beautiful dance form, and I was learning it from one of the best gurus, Srimati Maya Rao. But my comfort level was not there in it. Like, I didn't feel I belonged to it, or that art form belonged to me. It was there because I had to do something. You know, the desire, the passion to dance. And because that was what was available, I did it. But when I saw Odissi, वो कहते हैं ना हिंदी में रोंगटे खड़े हो गए, और फिर ऐसे खड़े हुए कि फिर बैठने का नाम नहीं लिया. There was no looking back. I just started my search for a guru who could take me on this beautiful journey of learning, discovering this art form. That itself was a challenge, because my family couldn't help me. It was very difficult to convince them that I want to do this and nothing else. पढ़ाई खत्म कर लिए, BA कर लिया, तो बस और कुछ नहीं करना मुझे, अब मुझे डांस करना है. तो they felt it was very weird. हमारे घर का बच्चा है, अब तो शादी की उम्र आ रही है. तो you know, those kind of situations were arising, and I had to fight with them. I had to fight with my family to tell them that I'm going to begin learning dance. And they said, this is not the age to begin learning dance. By now you should have been a dancer. And since you're not, to chodo. So I said, nahi, chodo to nahi. I will do it. And I did it. I searched for a guru. It took me 2-3 years. I wasted another 2-3 years of my life in which I started doing acting in theatre. तो वो भी एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था, and I feel it was very enriching. It gave me so much. It made me learn how to work in a team, how to interact with people, how to behave with your seniors. You know, तब तक ये समझ नहीं होती है. कॉलेज में जाते हैं और डांस होता है थोड़ा आइसोलेटेड, थिएटर होता है बिगर टीम. So, you know, theatre is a very beautiful
platform to learn human reactions and actions and timing and how to, mingle with people and to become one with them and how to have the same pulse. ये चीज़ मैंने थिएटर से सीखी. However, as I told you, dance, Odissi dance was in my blood, in my cells, in my breath, in my sound, hearing, seeing, everything, eating, sleeping. It was Odissi. So I had to go back to it, even though I kept on with the theater activity for some time, for about seven years. I pulled myself away from it because I was now ready for the stage to perform Odissi. And then there was no stopping. What was that moment that you discovered Odissi? That moment is when I saw the performance. I couldn't believe that in a human body we could see sculpture. उसमें स्कल्पचर भी था, उसमें ग्रेस था, उसमें लिरिकल क्वालिटी थी. म्यूजिक वाज सो डिवाइन. म्यूजिक तो आज भी मुझे पागल करता है ओडिसी का. तो इट्स अनएंडिंग लव अफेयर. सो कंपेयरिंग 2-3 आर्ट फॉर्म्स को कंपेयर करते हुए, स्पेशली लेट्स से कथक एंड ओडिसी, इतना क्या यूनिक क्या है ओडिसी के बारे में? मुझे इतना पता है कि बहुत ही एंशिएंट डांस फॉर्म है. टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता था और काफ़ी उड़ीसा के अंदर ही अंदर था फॉर सेवरल ईयर्स. तो इसके निटिग्रिटीज़ क्या हैं? इसकी टेक्निक्स में फ़र्क है, इसके म्यूज़िक में फ़र्क है, क्या है इसकी यूनिकनेस क्या है? ऑल्सो मैम ये भी बताइएगा कि फिर ये किस टाइम पे ये उड़ीसा से बाहर निकला? हम लोगों को आज पता है ओडिसी डांस फॉर्म, बट बहुत सालों तक किसी को कुछ नहीं पता था. सो ये किसके द्वारा निकला, किन सिचुएशंस में बाहर निकला? प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट. As I was telling you, that Odissi has a very unique history. Having been born in temple and having enjoyed a classical base, it got lost. It got, due to the social and political situations in Odisha and like rest of India, there were turmoils and historically we were attacked, as you know. So these things started losing their strength and the stability in the society missing. The Maharis, who are the temple dancers, their lifestyles started deteriorating. As a result of which, another community of dancers was created in Odisha, because dance is very integral to the people of Odisha and to the society at large. So another community of young boys from the age of 5 to 15, they were created as dancers who would dress up like women, like girls, and perform. And of course, they were little boys, so they couldn't perform with the maturity and the sensitivity that the Mahari could. And Mahari was more of a devotion, total devotional dancing she was doing in the temple, because it was an act of prayer, it was a part of the ritual in the temple, and they considered themselves married to God. So एक अलग किस्म का रिश्ता उनका मंदिर के साथ था और भगवान के साथ था. वो बच्चों में नहीं आ सकता है, तो बच्चों को एक्रोबैटिक ज़्यादा सिखा दिया, उछल कूद, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ऐड होने लगी उनके रेपर्टोयर में, उनकी परफॉर्मेंसेस में. और वैसे भी वो मंदिर के अंदर डांस नहीं करते थे. ये Maharis would never step out of the temple and dance in public at all. They were very strict about it. And only the gods could watch their dance. So it's a dance of gods, for the gods. ऐसा कहा जाता है. तो एक pristine, एक unspoiled purity maintain रही महारी के presentations में, जो दोबारा से वापस revive की. But around the time when India gained independence, that was the time when the
people of Odisha who were more aware, scholars and dancers themselves, gurus, they realized. And person who made them realize is Charles Fabry. Charles Fabry is a Hungarian Indologist. He used to write on dance for the statesmen that those days in 50s and 60s also. He saw a performance of Odissi in Odisha. ऐसे ही यात्रा चलती थी, उसमें एक छोटा सा presentation होता था 15 मिनट का, which had all the elements of what we do today in Odissi. But expansion नहीं था उसका कोई, जो छोटा सा condensed form में था. तो he felt that this is so rich, this is so ancient, he could feel it. And he started then stirring the minds of the people of Odisha, scholars, writers, dancers, as well as the gurus. Do you have something? So, उस awareness ने उनको जगाया. There was an awakening कि yes, we have something so beautiful, something which is historically proven. Because you see the sculpture in Odisha, full of dance poses. Look at Konark Temple. Obviously, dance was very important and very, very significant part of the lives of the people of Odisha. And of course, rest of India also we see all this, but it's so intense here. इतनी धमाके से वो आता है ना आपके सामने कि आप इग्नोर नहीं कर सकते. पूरा डांस का वोकैबुलरी दी हुई है कोणार्क टेम्पल में. तो इससे फिर ओडिसी को रीस्ट्रक्चर किया गया, रिकोडिफाई किया गया, बहुत रिसर्च हुई और इसका एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया जो क्लासिकल फॉर्मेट में एकदम से अच्छे से फिट होता है. तो ऑब्वियसली इसको अब कोई माने या ना माने, बहुत लोगों ने शुरू में कहा नहीं इट्स नॉट क्लासिकल, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी के मानने से या ना मानने से फ़र्क नहीं पड़ता है. द आर्ट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन strength, which Odissi did. So what is so unique about the technique of Odissi? See, it is very sculpture-like. आप एक ओडिसी परफॉर्मर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे thousands of images of sculpture have come alive in the body of a single dancer. तो वो चीज़ आपको बाकी डांस फॉर्म्स में नहीं दिखेगी. ये यहाँ है. तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है टेक्निक में. एक है चौक पोजिशन और एक है त्रिभंगी. तो ये दो चीज़ें, त्रिभंगी इज़ वेरी मच लाइक व्हाट द स्कल्पचर्स आर कार्व्ड, यू नो, द सिस्टम ऑफ इकोनोग्राफी ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से ये फिट बैठता है. तो उसको इट्स केप्ट अलाइव इन द आर्ट फॉर्म. एंड चौक रिप्रेजेंट्स लॉर्ड जगन्नाथ. आपने इनकी इमेज देखी हो तो देखेंगे कि वो जिस तरह से खड़े होते हैं स्क्वेरिश स्कॉटिश पोजीशन में, दैट इज़ वेरी मच लाइक चौक विच मीन्स स्क्वेयर. तो चौक रिप्रेजेंट्स लॉर्ड जगन्नाथ एंड त्रिभंगी रिप्रेजेंट्स लॉर्ड कृष्णा, विच आर synonymous, सेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. मैम, जब से आपने सीखना शुरू किया और ये पिछले 60 साल जिसमें आपने इतना कुछ अचीव किया, ये हमारे जनरेशन के लिए तो ये बिल्कुल ही अलग समय था. आई डोंट थिंक सो कि हम ये क्लेम भी कर सकते हैं कि हमें उस टाइम के बारे में, उस इंडिया के बारे में, आर्ट एंड कल्चर उस टाइम पे कैसा था, उसकी बहुत ज़्यादा समझ है. तो आपके एक्सपीरियंस में आपकी जो पूरी जर्नी है उसको ये माने कि चैलेंजेस बहुत रहे, या ये माने कि आपका जो स्ट्रॉन्ग विल है और जो आपने अपने लिए कोई प्लान भी रखा ही नहीं, उसमें चैलेंज को आप चैलेंज की तरह नहीं देखते हो? व्हाट डू यू थिंक? चैलेंजेस देखिए, सीखने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है परफॉर्मेंस कहाँ मिलेगी, कौन देगा. सो अपॉर्चुनिटीज, कनेक्टिंग विद द राइट पीपल, कनेक्टिंग विद द ऑर्गेनाइजर्स एंड बीइंग एबल टू इम्प्रेस देम कि आपको मौका दें, दैट इज़ वेरी बिग चैलेंज फॉर बिगिनर्स. आज भी है, आज शायद थोड़ा कम है क्योंकि आप
बिना डांसर को देखे उसके वीडियो देख सकते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, इफ दे पुट इट ऑन। लेकिन हमारे पास वो मौका नहीं था। वी हैड टू डांस टू प्रूव आवर वर्थ। जब तक स्टेज नहीं मिलेगा हम अपनी वर्थ नहीं दिखा सकते। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैव ऑलवेज प्लेड इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज जब तक आप सीखते हैं तब तक तो कोई कुछ नहीं कहता, कहते हैं चल जो भी सीखते हैं। जब आपने सीख लिया और फिर भी आपके पास पैसा नहीं है और आप उसमें से कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं, तब दुनिया आपकी तरफ प्रश्न चिन्ह लेके आती है, अब क्या कर रहे हो आप। तो वो प्रश्न चिन्ह हमारे सामने बहुत आते रहे कि हम क्यों कर रहे हैं इस आर्ट को, हमें क्या मिलेगा, हम तो जी भी नहीं पाते हैं इसमें, कॉस्ट्यूम खरीदने के तो पैसे नहीं हैं, ज्वेलरी खरीदने के तो पैसे नहीं हैं, फीस। बच्चों को ये भी लगता है, एक उम्र तक ठीक है माँ बाप देते हैं, एक उम्र के बाद बर्दाश्त नहीं होता है कि माँ बाप दें। तो आजकल के बच्चे भी वो कर रहे हैं कि एक पैरेलल प्रोफेशन चला रहे हैं टू सर्वाइव, सो दैट दे कैन कन्वर्ट देयर मनी एंड अदर एनर्जी into dance, which is a huge challenge. Did you also have to do that ever? Yes, I did for a certain period in the beginning, but then I decided नहीं, I don't want to waste my time. मुझे वो लगा कि अब मैं उसके पैसे के बिना भी जीऊँगी, लेकिन करूँगी सिर्फ ये। तो I think somewhere nature starts helping you. तो कुछ कोई दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। To be honest with you, every step was very, very tough. Whether it was getting performances, whether it was getting through to the government shows, whether it was getting through to organizations, everything had stumbling blocks in my way. तो मैं तो सिवाय चैलेंज के और कुछ जानती नहीं हूँ। तभी आपने कहा स्वीट, तो मैं कहती हूँ या तो स्वीट ही स्वीट है या तो चैलेंज ही चैलेंज है। Because then I said, to hell with challenge, is sweet here, but this is my life. So it's very sweet, very nice. Accept it. You accepted it just the way. I accepted it because कोई option नहीं था, छोड़ना तो नहीं है। See, the other option is छोड़ दो, परेशान हो रहे हो तो छोड़ दो, कुछ और करो। लेकिन परेशानी तो कभी रुकी नहीं, कभी नहीं रुकी। You change, the world doesn't change. So you start making it sweet. I fought it. I was not looking for stability. I was not looking for financial gains. I was looking at the art. You have to have fire in your belly. Your passion in which you are possessed. Junoon. To live in Junoon is wow. You will not wish for another type of life. This is the best. जुनून नहीं है जिसके पास उसको कोई भी चीज़ हिला देती है कि पैसा नहीं है इसमें छोड़ दो, तो छोड़ देगा। अगर मुझे कोई कहे नो दिस इज नॉट पॉसिबल, आई डोंट एग्री बिकॉज आई फील योर बेली डजंट हैव द गट्स। और कब हुआ कि ये सारे चैलेंजेस पे ऑफ करने लग गए, लगा कि जो इससे भी आप गुजरे, इट्स ओके, इट्स वर्थ इट? Of course, when you get recognition, when you get awards, then you say thank you God. So you do recognize that I have survived the storms that I've been through, and thank you for giving me this recognition, this acknowledgement of the society, the government, the people, that yes, my sacrifice has been worth its while. और उत्सव फेस्टिवल बनाने के पीछे आपका क्या विजन था? देखिए, जो हम सीखते हैं, जो हम पाते हैं सोसाइटी से, उसको हम वापस कैसे करें। So Utsav was created so that I can give back to society what I've received. That is, teach the younger generation what I've learned, the beautiful art that I've learned, pass it on to the younger generation. To give a platform
to more artists, to bring a closer network of artists. So we create festivals and we invite other dancers with their students कि आप आइए परफॉर्म कीजिए. ऐसे मौके हम प्लेटफॉर्म्स बनाना चाहते हैं ताकि इंटरेक्शन बढ़े. केरला से ऐसे आर्टिस्ट दिल्ली क्यों आएगा unless she has a reason to come. So we try to give as much as we can so that their travel, their journey, their stay is comfortable and they go back with a experience of having performed in the capital of the country, one. Two, the joy of sharing their art with people who don't know about them. तो ये फिर तीसरी बात है कि सेमिनार्स भी होते हैं तो लोग इंटरेक्ट करते हैं, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस आर्ट फॉर्म में क्या क्या है. एक तो विजुअल एक जॉय होती है, एक लर्निंग जॉय होती है टू बी एबल टू एंटर डीपर इनटू द आर्ट फॉर्म. तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स तैयार कर सकें, मौके हम बना सकें. सो उत्सव वाज क्रिएटेड. तो उत्सव के माध्यम से आप बहुत सारे आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, आप सिखाते भी कितने सारे लोगों को. तो ऑब्वियसली एक मोर देन अ कॉमन पर्सन आप यंग आर्टिस्ट के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो और उनको अलग अलग शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ लाइफ में देखते भी हो. कैसे लगते हैं आजकल के यंग आर्टिस्ट आपको, उनके प्लसेस और माइनसेस आपकी नज़र में क्या है? I think they are very intelligent and smart. I really appreciate the younger generation for their quickness. They are very intelligent and they are so aware, because when I think of myself at the age where they are, I think I was stupid. But today's children are not stupid. And if they are, they know they'll lose the battle. So all are always, with their, what should I say, army shoes on. Smart हैं बच्चे, बहुत intelligent बच्चे, generation आ रही है बच्चों की. Where they are lacking is the sensitivity. Sensitivity का जागरूक होना, उसकी जागृति बच्चों में लाना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए मैक्सिमम एक्सपोजर टू डिफरेंट जॉनर्स ऑफ आर्ट विल बी ऑफ सच ए बिग हेल्प. और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, योगा इज सो इम्पोर्टेंट. आई थिंक इट शुड बी कंपल्सरी. लाइक आर्मी training for men in India should be compulsory, I feel, at least for a year. It makes a man out of you. और yoga from the age of 5 शुरू कर दो, compulsory, because that is one activity which helps you to connect with yourself. And when you connect with yourself, you will realize we are all one, we are all same. Where is the difference? Automatically you become sensitive. और उनके पेरेंट्स के? I request and I would very much appreciate if parents, those whose children are already pursuing some form of art, to let them learn with certain amount of commitment, discipline and regularity. We find that the moment exams come, the children they vanish away from the class because parents again, नहीं इतने नंबर आने चाहिए, इतना होना चाहिए. Let them be. Is it not true that the child also wants to perform well? Only you want the child to perform well. बच्चे का अपना मन नहीं करता है, लेकिन आप उसके ऊपर प्रेशर डालते हो तो वो कहता मैं कुछ नहीं करता, मुझे नहीं पढ़ना, जाओ. So I wish they would stop pestering them and, putting this pressure on them that you have to get 99%, you have to get this. Why? Everybody is not born to get 99%. और हमारे ज़माने में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था. जब हम पढ़ते थे तो किसी के 70 आ जाते थे, कहते अरे बाप रे इसके 70% आए,
क्योंकि मोस्टली यू वर बिटवीन 50 एंड 60, यही चलता था 99% के बिना तो माँ बाप को चैन नहीं. And they rub it so badly on their children that बेचारा बच्चा भी बिलीव करने लगता है कि नहीं मुझे 99 ही लाने हैं अब, क्योंकि उसको पता 100 नहीं मिलेंगे. वो 0.1 किसके लिए छोड़ते हैं? मैं तो कहती हूँ वो भी ले लो भैया, मतलब क्यों छोड़ दो, 100 ही बोलो, 100 ही बोलो. लेट्स राउंड. So this pressure, I feel very unjustified on the young children. Let them be. Let them enjoy what they are doing. Let them enjoy their childhood. Let them be children. It's making them the person they are. Let them experience life. That is what where I feel today's parents are too demanding, especially in big cities like Delhi or Bombay or Chennai or whatever. बहुत ज़्यादा pressure. Thank you, ma'am. I can't thank you enough for this conversation. आपके जैसे आर्टिस्ट के साथ में आसपास सामने बैठ के इतना कुछ सुनना, absolutely an honor and I hope you know that. But मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ और हमारी ऑडियंस में से भी बहुत सारे लोग आर्टिस्ट नहीं होंगे, लेकिन जो लाइफ लेसन्स आपने शेयर करे हैं, that I think matters to all of us. So thanks a lot for talking to us, for giving us the time and for inspiring us.